जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान के बिहार बोर्ड द्वारा जो जुलाई महीने में मासिक परीक्षा ली गई है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला सवाल था कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, चीन, लाओस, कंबोडिया। यानी कि जो हिंद चीन क्षेत्र आता है उसमें कौन सा इन चारों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो हम सभी जानते हैं कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को ही हिंद चीन कहा जाता था। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा। लिखने में 3 मिस्टेक हो गई है, सी होगा चीन। तो चीन इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के या कंबोडिया के? तो नरोत्तम सिहानुक जो है वो कंबोडिया के शासक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कंबोडिया। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच समझौता हुआ था उसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। यानी कि बी इसका सही जवाब है। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? चीन के, कंबोडिया के, लाओस के या वियतनाम के? तो यहाँ पे जो जनरल लोन नोल हैं वो कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही जवाब है बी, कंबोडिया। पांचवा सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? हुइन फूसो, नंगो दिन दीम, हो चिन मिन या नरोत्तम सिहानु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, हुइन फू सो। इन्होंने ही हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ए इसका सही जवाब है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, क्लोन या व्यापारी? यानी कि जो फ्रांस के लोग आकर के हिंद चीन क्षेत्र में बस जाते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है सी, क्लोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्लोन कहा जाता था। हो चिन मिन की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में या पश्चिमी वियतनाम में? देखिए ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब जिनेवा समझौता हुआ था तो वियतनाम जो है वो 2 भाग में बटा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और हो चिन मिन जो हैं वो उत्तरी वियतनाम में थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पे साम्यवादी शासन व्यवस्था भी था, ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है? यानी खरीफ फसल कौन है? तो यहाँ पे चावल है, जिसको धान कहिए या चावल कहिए, मक्का है, कपास है या इनमें से सभी? तो खरीफ फसल में ये तीनों आ जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अभी जो मौसम चल रहा है वो खरीफ फसल का ही चल रहा है। अभी खरीफ फसल की आने वाले 1-2 महीने में, जुलाई अगस्त में इसकी जो महीना आने वाला है उसमें इसकी बुनाई रुपाई शुरू होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ फसल में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना या सन? तो देखिए कपास भी रेशेदार होता है, जूट में भी रेशा होता है और सन में भी रेशा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गन्ना। गन्ना रेशेदार फसल में नहीं आता है। तो इसका सही जवाब है सी, गन्ना। 10वां सवाल देखिए, लिखा हुआ है लीची उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पटना, गया, अरवल या मुजफ्फरपुर? तो लीची के लिए बिहार का जो जिला प्रसिद्ध है वो है मुजफ्फरपुर। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारे यहाँ कहावत भी है कि दरभंगा के आम, मुजफ्फरपुर के लीची और हाजीपुर के केला बिहार में फेमस है। तो लीची जो है वो मुजफ्फरपुर के हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है। गेहूँ है, गेहूं को हम लोग खरीफ फसल में रखेंगे, रबी फसल में या जायद फसल में, या इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं को हम लोग रबी फसल में रखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रबी फसल। अगला सवाल है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो जो रबड़ की खेती है वो भारत के केरल राज्य में की जाती है। ये इसका सही जवाब है। प्रारंभिक जीवन का कृषि को किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे है प्रारंभिक जीवन का जो कृषि होता था उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? यानी कि शुरुआत में जो लोग कृषि करते थे अपने जीवन यापन के लिए, उस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको झूम के भी नाम से जाना जाता है, पामलू के भी नाम से जाना जाता है और दीपा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
डी इनमें से सभी। देखिए तो इसमें झूम, पामलू और दीपा ये सभी हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कपास के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? जोन 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे भूकंप का जो सबसे खतरनाक जोन है वो है जोन 5, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? ए पी तरंग की, एस तरंग की, एल तरंग की या टी तरंग की? तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ए, पी तरंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बिहार बोर्ड में भी यहाँ पे जब जाइएगा बोर्ड पे एग्जाम देने तो वहाँ भी बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो ए, पी तरंग इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? यानी कि बिहार में किस वर्ष ऐसा भूकंप आया था जिससे कि लगभग पूरा बिहार का विनाश हो गया था, यानी कि बिहार को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी। ऑप्शन दिया हुआ है 1920 में, 66 में, 2004 में या 1934 में। तो इसका सही जवाब है 1934, डी इसका सही जवाब होगा। 1934 में बिहार में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न आर्थिक क्रियाओं में कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है? खनन, वन, बैंकिंग या मत्स्य पालन? यानी कि सेवा क्षेत्र जिसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, उससे संबंधित कौन है? तो हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग में हम लोगों को सेवा मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बैंकिंग, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है या मुद्रा कहलाता है या बचत कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो आय और उपभोग का जो अंतर है उसे हम लोग बचत कहते हैं। जो हम इनकम करते हैं उसमें से खर्च करके जो बचता है उसे हम लोग बचत कहते हैं। तो सी इसका सही जवाब है, बचत कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, डॉलर या युआन? तो नेपाल की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम निम्न में से कौन है? वस्तु, हुंडी, मुद्रा या इनमें सभी? देखिए अगर हम लोग विनिमय की बात करें तो विनिमय में वस्तु का भी उपयोग किया जाता है, हुंडी का भी और मुद्रा का भी। लेकिन सवाल पूछा है कि सर्वाधिक मतलब सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है? तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके अनुसार इसका जवाब जो हो जाएगा होगा सी, मुद्रा। सबसे ज़्यादा अगर विनिमय के में यूज किया जाता है तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम में मुद्रा ही है, सबसे ज़्यादा मुद्रा से ही विनिमय किया जाता है ऑप्शन के अनुसार। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुद्रा। मुद्रा का कार्य है, यानी कि मुद्रा क्या कार्य करता है? मूल्य मापक का या मूल्य संचय का या विनिमय का माध्यम है? तो अगर हम लोग देखें तो मुद्रा इनमें से तीनों काम को करता है। इससे हम मूल्य को भी माप सकते हैं, मूल्य का संचय भी कर सकते हैं और विनिमय का ये माध्यम भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्लास्टिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है? चेकबुक, ड्राफ्ट, एटीएम या इनमें से सभी? तो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से हम लोग एटीएम को और क्रेडिट कार्ड जो होता है तो उसी को हम जानते हैं। क्रेडिट कार्ड में हम लोग जो एटीएम होता है उसमें हम दो कार्ड का उपयोग करते हैं, एक एटीएम कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। एटीएम में हम लोग दो तरह के यहाँ पे एक कार्ड का उपयोग करते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे एटीएम कार्ड जो होता है जिसमें डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई आए तो उसी को यहाँ पे प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है प्लास्टिक मुद्रा कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, एटीएम। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, बी इसका सही जवाब है। इसका ये करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। 25वां क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद या राज्य चुनाव आयोग? तो पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग है इसी के द्वारा
करवाया जाता है, यानी कि डी इसका सही जवाब है। राज्य चुनाव आयोग यही पंचायती चुनाव को संपन्न करवाता है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई, यानी कि जो पंचायती राज अभी चल रहा है हमारे देश में, इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से या पंजाब से? तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी राजस्थान से, सी इसका सही जवाब है। बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 52, 72 या 75? तो इसका सही जवाब है डी 75। बिहार के एक नगर निगम में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? 1973 में, 1965 में, 1960 में या 1958 में? तो इसका सही जवाब है डी 1958। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। 29वां सवाल है, निम्न में से कौन संख्या प्रणाली की विशेषता है? लिखित संविधान, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे था संघ प्रणाली। तो निम्न में से कौन संघ प्रणाली की विशेषता है? एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, यही था कि नहीं। हाँ, तो सवाल था कि निम्न में से कौन संघीय प्रणाली, निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो यहाँ पे जो संघीय प्रणाली है उसमें लिखित संविधान भी होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन भी होना चाहिए और सर्वोच्च न्यायपालिका भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये सभी होनी चाहिए। आज का अंतिम सवाल है जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है मंथली टेस्ट में, वो है कि बिहार के नगर निगम में कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 2/3, 50% या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो पंचायती व्यवस्था है, तो उसमें नगर निगम हो या जो पंचायत स्तर के ग्रामीण क्षेत्र में होता है वो हो, वहाँ पे महिलाओं के लिए 50% यहाँ पे आरक्षण की गई है, 50% सीट आरक्षित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 50%। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो जुलाई माह के, जो अभी अंतिम माह चल रहा है, तो इसमें बिहार बोर्ड द्वारा मासिक परीक्षा के रूप में ये सब सवाल किए गए थे। उम्मीद ये रहती है कि ये जितने भी सवाल किए जा रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा पर मंथ जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनमें से बोर्ड पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे, इसका रिवीजन करते चलेंगे और इसको अच्छे से हम लोग तैयार करेंगे ताकि बोर्ड पे किसी तरह की समस्या न हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।